वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं महाराणा राज सिंह के बारे में। राज सिंह वही व्यक्ति है जो इतिहास को पुनः दोहराते हैं, वही इतिहास जो महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप ने रचा था। उस इतिहास को ये पुनः दोहराते हैं। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने औरंगजेब की नाक में दम कर दिया। राज सिंह वही व्यक्ति है जिन्होंने मुगल मेवाड़ की संधि को तोड़ा। तो आज इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। महाराणा राज सिंह की उपाधि की बात करूं तो महाराणा राज सिंह की उपाधि थी विजय कटकातु। विजय कटकातु, इसका मतलब है कि दुश्मनों का विनाश करने वाला। ये इन्होंने उपाधि धारण की और इन्हीं के शासन काल में ये एक पद्धति लागू करते हैं और उस पद्धति का नाम तुलादान पद्धति। तुलादान पद्धति तुलादान पद्धति क्या है? तो तुलादान पद्धति मेवाड़ के महाराणा, एक तरफ तो ये मान लीजिए ये तुला है और एक तरफ मेवाड़ के महाराणा बैठते एक पलड़े में और दूसरे पलड़े के अंदर सोने आभूषणों से इन्हें तोलते और इस सोने आभूषण से जो आभूषण तोले जाते इन आभूषण को जनता में बांट दिया जाता, मिंद्रों में दान कर दिया जाता। ये थी तुला दान पद्धति। दान करने की एक पद्धति थी। और दूसरा इन्होंने कौन सा प्रथा चालू की? तो इन्होंने एक प्रथा चालू करी जिसका नाम था टिक्का दौड़। यह प्रथा क्या है? टिक्का दौड़ क्या है? तो महाराणा, जो मेवाड़ के महाराणा होते, वो महाराणा अपना राज्याभिषेक कराने से पहले जंगलों में शिकार के लिए जाते। शिकार पे जाके वापस आके अपना राज्याभिषेक करवाते और इसे टिक्का दौड़ कहा गया। जब महाराणा राज सिंह अपना सिंहासन ग्रहण करते हैं, अपना शासन ग्रहण करते हैं, तब दिल्ली के जो बादशाह होते हैं वो बादशाह शाहजहां होते हैं। और महाराणा राज सिंह शाहजहां के काल में कोई विद्रोह नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं करते हैं। अच्छे से मुगल मेवाड़ की जो संधि थी उसकी पालना करते हैं। तो फिर इन्होंने औरंगजेब से विद्रोह क्यों किया? इसके भी कारण हम जानेंगे, क्यों किया, क्यों नहीं किया। अब जब ये शासन ग्रहण करते हैं तो उस समय जो दिल्ली का शासक होता है, जो दिल्ली का बादशाह होता है, वो शाहजहां होता है। शाहजहां दिल्ली का बादशाह है। शाहजहां दिल्ली का बादशाह है। लेकिन शाहजहां की जब मृत्यु हो जाती है, शाहजहां की मृत्यु 1656 में होती है। 1656 में शाहजहां की मृत्यु के बाद में शाहजहां के 4 पुत्र थे। उन चारों पुत्रों में उत्तराधिकारी का युद्ध हो जाता है। आपस में वे बादशाही के लिए लड़ते। कौन कौन है शाहजहां के चारों पुत्रों के नाम? तो शाहजहां के एक पुत्र था औरंगजेब, दारा शिको, मुराद, शुजा। ये 4 पुत्र थे और शाहजहां के। इन चारों पुत्रों के मध्य युद्ध हो जाता है और इस युद्ध में अब तक मेवाड़ ने मुगल मेवाड़ की संधि नहीं तोड़ी थी। अभी तक राज सिंह पालन करते जा रहे हैं। और उसके बाद में जब उत्तराधिकारी युद्ध होता है, इस युद्ध में राज सिंह जिस व्यक्ति की मदद करते हैं वो व्यक्ति औरंगजेब है। आप कहेंगे ये क्या बात है? इस एक जगह औरंगजेब का ये समर्थन कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि दूसरी जगह ये विरोध करते हैं। इसके आगे चलकर विरोध होगा, लेकिन अब ये औरंगजेब के पक्ष में है और औरंगजेब की सहायता करते हैं। औरंगजेब की युद्ध में सहायता करते हैं और दिल्ली के बादशाह औरंगजेब बन जाते हैं। और इसी वजह से माना जाता है कि राज सिंह और औरंगजेब की अंदर मित्रता थी। दोनों की मित्रता का कारण यही माना जाता है क्योंकि राज सिंह ने औरंगजेब की उत्तराधिकारी युद्ध में मदद की थी। इसी से माना जाता है कि इन दोनों की गहरी मित्रता थी। तो गहरी मित्रता तो फिर क्या कारण हुआ कि इन दोनों के मध्य युद्ध हुए? जब औरंगजेब बादशाह बनते हैं तो राज सिंह और औरंगजेब के बीच में मतभेद हो जाते हैं। मतभेद, और उस मतभेदों की वजह से राज सिंह मुगल मेवाड़ की संधि तोड़ देते हैं। यह बादशाह बनने के बाद हुआ है, पहले नहीं हुआ। पहले तो वो उनकी मदद करते हैं और औरंगजेब को बादशाह बनाते हैं, युद्ध में उनकी मदद करते हैं, उत्तराधिकारी युद्ध में मदद करते हैं और बादशाह बनाते हैं। बादशाह बनने के बाद में कुछ मतभेद हुए। मतभेद होते ही राज सिंह मुगल मेवाड़ की संधि का खंडन कर देते हैं, सरेआम धज्जियां उड़ा देते हैं उस संधि की।
और कहते हैं कि मैं मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। और ऐसे कहते हुए जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग था, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण करवाना शुरू कर देते हैं और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण करवाते हैं। राज सिंह इतने से ही नहीं हुआ, आगे हम इसका विस्तार से पढ़ेंगे किस तरह से मतभेद हुए, क्या नहीं हुआ। लेकिन अब हम नॉर्मल जान लेते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। राज सिंह अधीनता स्वीकार करने से मना कर देते हैं और इतिहास के पन्नों को पुनः पलटते हैं। जो महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप ने जिस तरह मुगलों के साथ युद्ध लड़े, उस तरह से उस इतिहास को पुनः अपने नाम से दर्ज करने लगते हैं। ये औरंगजेब से दुश्मनी कर लेते हैं और ये एकलिंग जी नाथ जी की कसम खाकर कहते हैं कि मैं मेवाड़ की धरती पर अब मुगलों का अधीनता नहीं स्वीकार करूंगा। और इस तरह से ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण करवाना प्रारंभ करते हैं। एकलिंग नाथ जी, तो एकलिंग नाथ जी के बारे में मैं आपको बताऊं तो एकलिंग नाथ जी, एकलिंग इस मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बप्पा रावल ने करवाया। बप्पा रावल कौन था? तो बप्पा रावल गोहिल वंश का संस्थापक था। मूल पुरुष नहीं था, संस्थापक था। मूल पुरुष तो गोहिल थे। बप्पा रावल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया और यह मंदिर लकुलस संप्रदाय का, जो एकलिंग नाथ जी का मंदिर है, ये लकुलस संप्रदाय का मंदिर है। इसमें चौमुखी शिवलिंग है और ये शिव जी का मंदिर है और ये गुहिल वंश के कुल देवता हैं। गुहिल वंश के कुल देवता हैं। यह मंदिर शिव जी का राजस्थान में सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे भव्य मंदिर है और ये इसमें जो शिवलिंग है वो चौमुखी शिवलिंग है। इसका निर्माण, एकलिंग नाथ जी मंदिर का निर्माण बप्पा रावल करवाते हैं या कालभोज करवाते हैं। कालभोज वही जो जिन्होंने 734 में इस वंश की, गोहिल वंश की स्थापना की। ये आदि पुरुष नहीं है, आप ध्यान रखिएगा, आदि पुरुष गोहिल है, ये सिर्फ संस्थापक हैं। अब क्या होता है, ये इनकी शपथ लेकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण करवाते हैं। एकलिंग नाथ जी की शपथ लेकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण करवाते हैं और इस तरह से ये औरंगजेब से लोहा ले लेते हैं। और जो भी औरंगजेब ऑर्डर जारी करते, औरंगजेब जो भी आदेश जारी करते, ये जानबूझकर उसका विरोध करते, उसके विपरीत कार्य करते और इस तरह मतभेद हो गया। और ऐसा मतभेद हुआ और आगे भी हम पढ़ेंगे इस डिटेल में कि क्या क्या मतभेद हुए। लेकिन हम देख लें कि मतभेद होने के कारण इन दोनों के बीच में दुश्मनी हो गई और जो आगे के मतभेद हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुश रहें।